हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। ये हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म किया था और उसके ऊपर कुछ डीपीपीस किए थे। तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पीवाईक्यूज नहीं थे, क्योंकि उसमें वो तो इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का, तो उसके पीवाईक्यू हर चैप्टर के पीवाईक्यू कर लो तो उसके पीवाईक्यू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर भी इनकेस कुछ बचता है तो हम लोग जब पूरा चैप्टर पीवाईक्यू फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे। तो हम लोग का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो आता है वो आता है फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एक या दो बार से क्वेश्चन आया है, उसके बाद आया भी नहीं है। और उसके बाद आज हम लोग जो मेनली स्टार्ट करेंगे वो एरर कंट्रोल। ठीक है, तो आज हम लोग डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करेंगे। अपना पहला चैप्टर एरर कंट्रोल फिनिश करेंगे और उसके ऊपर डीपीपी सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मे बी आज इस लेक्चर में पीवाईक्यू अगर नहीं हो पाता तो हम पीवाईक्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। लास्ट वाले चैप्टर तो इजी था और छोटा था तो जल्दी हो गया। इसमें क्या फ्रेमिंग को भी कवर करेंगे हम लोग, फिर एरर कंट्रोल को भी कवर करेंगे। मल्टीपल टेक्निक्स वगैरह एरर कंट्रोल की वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो फ्रेमिंग से स्टार्ट करना है। तो फ्रेमिंग में एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाता है। सिंपल सी बात, फ्रेमिंग प्रॉब्लम क्या होती है? हाउ रिसीवर आइडेंटिफाई फ्रेम बाउंड्रीज वाइल रिसीविंग मल्टीपल फ्रेम। मतलब क्या, यहाँ पे जब सेंड होता है, मान लेते हैं कि इथरनेट कनेक्शन है, जिसमें क्या ये वायर्ड कनेक्शन है, जिसमें रिसीवर और सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे डेटा इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो बिट बाय बिट होती है वो क्या होता है, सटी होती है, कोई बीच में गैप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे सारी में उस पूरे बिट में, और जैसे मान लें n 100 साइज की बिट, 100 बिट की पूरा डेटा है। अब 100 बिट में हो सकता है 5 फ्रेम हो सकता है 4 फ्रेम हो सकता है 10 फ्रेम हो, कितने फ्रेम हो सकते हैं। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कहाँ पे फ्रेम एंड हो रही है। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब यही है, फ्रेम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम क्या हो सकते हैं, वेरिएबल लेंथ के भी हो सकते हैं। देखो, वेरिएबल लेंथ फ्रेम यानी फ्रेम की कोई लेंथ फिक्स नहीं हो सकती है। और ट्रांसमिटेड विदाउट टाइम गैप, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं होता। F1 F2 के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। F1 की जो एंडिंग लेट से एंड बिट 0 है और F2 की स्टार्टिंग बिट 1 है, तो 0 के जस्ट बार 1 है, कोई भी गैप नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दो फ्रेम है, दोनों फ्रेम के बीच में दो फ्रेम को यूनिक अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करें कि दो अलग अलग फ्रेम की एक फ्रेम है। ठीक है, तो इसके लिए 3 मेथड प्रपोज किए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है बिट स्टफिंग, बट ये भी हम लोग देखेंगे बाइट काउंट और बाइट स्टफिंग। ठीक है, तो बाइट काउंट मतलब क्या होता है, उसमें क्या होगा यहाँ पे, ये क्या था, 50 मशीन नीडेड टू कनेक्ट। अच्छा, ये तो स्विच वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, तो इस पर नहीं ध्यान देंगे। हाँ, तो बाइट काउंट पे सीधा सीधा आते हैं। बाइट काउंट में क्या होगा, 1 2 बाइट इन साइज। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, बाइट को जो 1 से 2 बिट होगा, या तो ये 1 बिट का स्पेस होगा और 2 बिट का स्पेस, हेडर के सबसे आगे क्या करें, बाइट काउंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये बताएगा कि इस बाइट काउंट को इंक्लूड करके, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा एट द बिगनिंग ऑफ पार्ट द फ्रेम इंक्लूसिव। ठीक, इंक्लूसिव यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बिट की साइज होगी, ठीक, जितना साइज होगा बाइट में, ठीक है, उसको बाइट में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक अब 10 बाइट का है। ठीक है, ये पूरा जो फ्रेम है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक 10 बाइट का है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि 10 बाइट है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 5 लिखा हुआ है, यानी कि जो नेक्स्ट 5 बिट है, नेक्स्ट नहीं सॉरी, इसको मिला के जो 5 है यहाँ से लेके 5 बिट तक हम लोग जाएंगे, और वहाँ तक क्या होगा, हम लोग पहली फ्रेम होगी। तो जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट। ठीक है, 5 बिट में फ्रेम है, एंड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब उसके बाद 3 लिखा हुआ, यानी कि नेक्स्ट 3 बिट क्या फ्रेम का पार्ट है, तो यहाँ से 1 बिट 2 बिट 3 बिट। ठीक है, यहाँ पे दूसरी फ्रेम खत्म हो गई। 4 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद 1 2 3 एंड ये 4, तो 4 बिट क्या हो, फ्रेम 3 हो गया। ठीक है, तो इससे फ्रेम को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लेते हैं 3 की जगह 10 लिख गया, तो यानी अब रिसीवर क्या समझेगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट 10 बिट है वो है फ्रेम 2 का पार्ट। अब इससे क्या होगा, जहाँ से एरर स्टार्ट हो उसकी आगे वाली जितनी भी सीक्वेंस होगी सबके सब खराब हो जाएगी, राइट। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है। ये लिखा है फ्रेम ऑनवर्ड, यानी ऑनवर्ड जितनी भी फ्रेम होंगे सब क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। हम लोग यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कहाँ पे कितनी फ्रेम है। ठीक है, और नीड टू अगर इसके ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या दोबारा से पूरी फ्रेम को रीट्रांसलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, जितनी भी करप्टेड हुई है।
तो ये तो पहला मेथड था। दूसरा होता बाइट स्टफिंग, ठीक है। तो पहला था बाइट, क्या बोलते हैं इसको, बाइट काउंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग काउंट करके लिखते हैं। अब बाइट स्टफिंग, स्टफिंग मतलब फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैसेज के बीच में हम लोग कुछ बाइट डेटा फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, तो इसमें 3 स्टैंडर्ड है, 3 कीवर्ड है जिसको हम लोग फिल करेंगे। पहले STX है, ETX है और एस्केप है, ठीक, ESC, ठीक है। अब स्काई वैल्यू क्या होती है, STX की 2 होती है, ETX की 3 होती है और एस्केप की 27 होती है। ये फिक्स है, ये स्काई वैल्यू होती है। STX जो डिनोट करता है स्टार्टिंग ऑफ टेक्स्ट और ट्रांसमिशन को डिनोट करता है, और ये कहाँ होता है, स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम में होता है, और ETX के एंडिंग ऑफ फ्रेम में होता है। और एस्केप इसका भी यूज़ होता है, कब होता है, जब हम लोग क्या स्पेशल कैरेक्टर को ही स्ट्रिंग में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल है उसमें क्या, STX जस्ट बिफोर फ्रेम ट्रांसमिशन स्टार्ट, यानी कि जैसे ही हम लोग का पूरी फ्रेम है, ठीक है, हेडर होगा, पेलोड होगा, फुटर होगा, फ्रेम में ये 3 चीज़ होता है। ये पूरी फ्रेम यहाँ पे है। अब फ्रेम के आगे क्या होगा, एक STX लगा देंगे और ETX लगा देंगे, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में STX लगाएंगे, बाद में ETX लगा देंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, स्टफ स्केप कैरेक्टर जस्ट बिफोर, अगर मान लेते हैं हम लोग को जो क्या बोलते हैं पेलोड है, वहीं पे कि पेलोड मतलब पूरी फ्रेम है, उसके बीच में कहीं पे STX आ रहा है, ETX आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है ना कि ये स्टार्टिंग वाला ये STX है, ये फ्रेम के अंदर लिखा हुआ STX है। तो उसके पहले एस्केप लगा देते, तो एस्केप से पता चल जाता है कि हाँ एस्केप आ गया, इसकी मतलब बाद जो वर्ड है वो हम लोग के फ्रेम का पार्ट है, ठीक है। एक्सपेक्ट स्टार्टिंग एंडिंग, तो स्टार्टिंग के पहले एस्केप नहीं लगाते, एंडिंग के पहले भी एस्केप नहीं लगाते। बाकी का फ्रेम में कहीं भी कोई भी STX या ETX या एस्केप ही आता है तो उसके पहले एस्केप लगा देते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं। वैसे तो रिसीवर की बात करते हैं, रिसीवर और सेंडर दोनों की बात करते हैं। तो सेंडर ने एक नहीं मतलब मल्टीपल फ्रेम सेंड किया, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे STX लिखा है, यहाँ से फ्रेम यहाँ स्टार्ट होगी, तो रिसीवर क्या करेगा, STX को ढूंढेगा, STX उसको मिल गया, ठीक है, समझ जाएंगे आप फ्रेम, उसके बाद फ्रेम स्टार्ट है। अब फ्रेम स्टार्ट है, उसको रिसीव कर, और जैसे ETX मिल गया वो समझ गया ये फ्रेम एंड हो गई। उसके बाद STX मिला तो वो समझ गया दूसरी फ्रेम स्टार्ट हो गई, फिर फ्रेम टू फ्री ये ETX हो जाएगा, फिर STX मिलेगा, दूसरी फ्रेम स्टार्ट हो गए, यहाँ से ETX मिला, एंड हो गया। तो ऐसे क्या है, कम्युनिकेशन चलता रहेगा। अब एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे यहाँ पे ABCDPQR है, 2 फ्रेम है, तो यहाँ पे फ्रेम 1 का जो डेटा है वहाँ पे ABCD लिख जाएगा और PQRS वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये 2 फ्रेम मैंने सेंड कर दी सीधे एग्जाम्पल से। ऐसे मल्टीपल फ्रेम्स हो सकती हैं। अब जैसे मैंने कि जो पॉइंट 3 था उसका एग्जाम्पल किया, जैसे अब इसमें क्या फ्रेम के बीच में STX आ रहा है, ठीक है, STX अलग नहीं है, STX एक वर्ड है और 1 बाइट का है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बाइट स्टफिंग बोलते हैं, ये भी बाइट का है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो STX है, AB है, और इसके बाद क्या एस्केप लगा, एस्केप हम लोगों ने ऐड किया है। एक्चुअली ये क्या गया, एक्चुअली ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं था, मतलब फ्रेम का पार्ट नहीं था, हम लोगों ने अपने से ऐड किया हुआ है। अब STX स्केप ऐड किया हुआ है, इसका मतलब स्केप के बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर STX आ सकता है, ETX आएगा, और क्या आ सकता है, खुद स्केप आ सकता है। तो उसके बाद STX आ गया, तो यानी कि जब रिसीवर रिसीव करेगा तो यहाँ पे स्केप कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये क्या डिस्कार्ड स्केप, देखो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, जैसे AB है, उसके बाद स्केप आया तो स्केप को डिस्कार्ड कर देगा, उसके बाद क्या STX को रिसीव कर लेगा, यानी कि AB के बाद सीधा STX आया, जो कि होना चाहिए था AB है, उसके बाद STX आया, उसके बाद D आया, फिर उसके STX की एंडिंग आ गई, राइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो अब रिसीवर का प्रोटोकॉल है, उसको देख लेते क्या है। तो रिसीवर क्या, सबसे पहले अगर रिसीवर को फ्रेम मिल रही है तो उसमें सबसे पहले STX को फाइंड करेगा, STX को फाइंड किया, उसके बाद जो जो फ्रेम आती है फ्रेम को रिसीव करता रहेगा। अगर फिर उसके बाद STX फाइंड होगा, फ्रेम रिसीव करता रहेगा, ठीक है। और उसको फिर लास्ट में अगर ETX मिल गया तो STX मतलब एंड ऑफ फ्रेम को डिनोट करें, फ्रेम एंड हो गए। फिर से यही सेम चीज़ दूसरे के लिए होगा। बट अगर बीच में स्केप, बीच में कहीं पर उसको स्केप मिल गया तो समझ जाओ कोई स्पेशल कैरेक्टर है जो आने वाला है स्केप के बाद, तो स्केप को इग्नोर करेगा, उसके बाद जो भी लिखा होगा उसको एज अ स्ट्रिंग या एज अ फ्रेम एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि हम लोग का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, STX ETX 1 बाइट के होते हैं। अब मान लो हम लोग के पूरे प्रोग्राम में 100 टाइम STX और स्केप यूज़ हो रहा है, ठीक है, जब 100 टाइम STX स्केप यूज़ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये तो मेथड 2 था। अब मेथड 2 की कुछ कमी को यूज़ करते हुए मेथड 3 बनाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन हैं।
तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट वन में STX ETX क्या बोलते हैं STX और ETX यूज़ कर रहे थे, राइट। तो हम लोग उसकी फ्लैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्लैग है ये कैरेक्टर होता है फ्लैग, जो स्केप के जस्ट नीचे होता है कीबोर्ड में। तो बाइनरी है, बिट पैटर्न होता है 0 1 2 3 4 5 6 1 0, ठीक है। 0 फिर 6 1 फिर 0, ठीक है। ये होता है बाइनरी पैटर्न स्केप का। स्काई वैल्यू 126 होती है और हेक्साडेसिमल में ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोग हेक्साडेसिमल से उतना मतलब नहीं, हम लोग को ये जानना है बाइनरी में 126 होता है और 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 के बाद 6 1 होगा और फिर 0 होगा, ठीक है। अब यानी कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में STX लगा रहे थे, एंडिंग में ETX लगा रहे थे, तो स्टार्टिंग में भी क्या होगा, हम लोग फ्लैग लगाएंगे, एंडिंग में भी फ्लैग लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, स्टार्टिंग में फ्लैग लगाए और यहाँ फ्रेम की एंडिंग में वहाँ फ्लैग लगा, फिर उसके बाद दूसरे फ्रेम की स्टार्टिंग है वहाँ फ्लैग लगा, दूसरे फ्रेम की एंडिंग में वहाँ फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है। और यहाँ पे देखो मैंने बाइनरी में लिख के बताया था कि बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। तो बाइनरी में क्या हो, 0 उसके बाद 6 1 होगा फिर 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्लैग लगाएगा और फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पूरा फ्रेम एंड होगी तो उसके बाद फिर से फ्लैग लगा देगा, ठीक है, जब फ्रेम एंड होगी, ठीक है। अगर बीच में कभी क्या बोल सकते हैं, स्टेप 0 बिट आफ्टर एवरी, हाँ, तो अब दिक्कत क्या हो सकती है, मे भी हो सकता है हम लोग के कोड में जैसे इस यहाँ पे नहीं होता, हम लोग स्पेशल कैरेक्टर ETX और इसके बीच में आ जाता, वैसे हो सकता है हम लोग के कोड में फ्लैग का यूज़ हो रहा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्पेशल लॉजिक लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा केस बनने ही नहीं देते 6 टाइम लगातार बना है, तो 6 टाइम लगातार बना है, ऐसा केस हम लोग बनने ही नहीं देते फ्रेम के अंदर। जब भी हम लोग मैसेज सेंड करेंगे, फ्रेम को नहीं सेंड कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, या पैकेट सेंड कर रहे हैं ज़्यादा बेटा, जो पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही 5 बार कंटिन्यूस बनाएगा, इसके बाद मतलब चांसेस एक बन आ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही 5 बार बनाए उसके बाद एक्स्ट्रा 0 इंक्लूड कर देंगे, राइट। इससे कभी भी 6 बार 1 नहीं है। 6 बार 1 कभी आएगा जब या तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम हो या तो एंडिंग ऑफ फ्रेम हो, राइट। तो यहाँ पे देखो यही चीज लिखा है, एवरी 5 कॉन्टिन्यूस 1 के बाद हम लोग क्या करें, एक 0 बिट इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग एंड, क्योंकि स्टार्टिंग एंड में तो हम लोग फ्लैग लगा ही रहे, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ मल्टीपल केसेस मैंने बना के देखे हैं, तो क्या क्या केसेस होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेम 1 होता है जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो फ्रेम 1 में ये फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, इस फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम तब आ रही जब हम लोग 6 टाइम ये फ्लैग जो है बीच में आया, कैसे कोई फ्रेम नहीं है, बस 6 टाइम 0 है, उसके बाद 6 टाइम 1 है फिर 0 है। तो हम लोग क्या स्टार्टिंग में फ्लैग लगा दिया, लास्ट में फ्लैग लगा दिया, बीच में फ्रेम 1 को हमने सेंड कर दिया, ये केस ओके थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 है जहाँ पे देखो बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 फिर 0, यानी बीच में ये फ्लैग आ जा रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, मैसेज सेंड होगा, तो स्टार्टिंग में फ्लैग लगा दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या फ्रेम 2 सेंड हो रहा है, 0 1, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, अब जैसे ही 5 टाइम 1 हुआ, फिर हम लोग ने क्या किया, एक्स्ट्रा 0 को इंक्लूड कर दिया फ्रेम के अंदर अपने से, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, तो 5 टाइम 1 हो गया, तो यहाँ पे 6 टाइम 1 था, तो ये वाला 1 से स्टार्ट दोबारा से कर दिया, 1 फिर 0 फिर 1 0 1, ये हो गया हम लोग का फ्रेम 2। और फ्लैग के लास्ट में मतलब फ्रेम 2 के एंड में हम लोग फ्लैग लगा दिया, ठीक है। अब चलो रिसीवर के प्रोटोकॉल में यहाँ बता देता हूँ, आगे वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर बताऊँ तो जो फ्रेम 2 है वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रेम 2 सॉरी मैं बोल रहा हूँ, रिसीवर है, जब उसको रिसीव करेगा सबसे पहले स्टार्टिंग का फ्लैग है उसको तो इग्नोर करेगा। फिर जब उसके बाद क्या होगा, फ्रेम 2 है उसको रिसीव करेगा, वो 5 टाइम 1 आना वो भी काउंट करेगा कितनी बार 1 आया। अब जैसे ही 5 टाइम 1 आया उसके बाद जैसे 0 आएगा उसको 0 को हटा देगा और उसके बाद 1 से इंक्लूड कर देगा, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमीटर ने जो ऐड किया रिसीवर उसको ऑटोमेटिक समझ के हटा दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम प्रोटोकॉल पे यूज़ करे, दोनों को पता है कि ट्रांसमीटर किस हिसाब से मैसेज सेंड कर, रिसीवर किस हिसाब से रिसीव करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फ्लैग नहीं आया, ये क्या 5 टाइम 1 है 0 के बाद, तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी हम लोग का प्रोटोकॉल ऐसा कहता है कि हम लोग चांस ही नहीं लेंगे, राइट। जैसे ही 5 टाइम 1 है हम लोग ये चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बिट आगे चेक करने से मतलब डिवाइसेस बनाना और मुश्किल हो जाएंगी। तो यही लिए हम लोग लॉजिक करते हैं, जैसे ही 5 बार आया 1 आया वैसे उसके बाद 0 बिट स्टॉप कर देगा, उसके बाद 0 आए चाहे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा 6 पहले तो यहाँ फ्लैग ऐड किया, उसके बाद क्या ये फ्रेम है, फ्रेम में जैसे ही 5 टाइम 1 आया उसके बाद एक्स्ट्रा 0 बिट किया, उसके बाद फिर से 0 है तो यहाँ 0 आया, 1 0 1 0, फिर उसके बाद अब बची कुछ फ्रेम आ गई यहाँ पे,
तो यहाँ से ये फ्रेम है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, लास्ट में फ्लैग लग जाएगा। अब रिसीवर प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, तो यहाँ पे उसने क्या किया, देखा ये फ्लैग है, ठीक है। अब उसका फ्रेम यहाँ वो समझ गया फ्लैग के बाद फ्रेम स्टार्ट हो गई, तो फ्लैग के बाद यहाँ फ्रेम स्टार्ट हुई, तो उसने यहाँ देखा काउंट स्टार्ट रहेगा, 1 बार 1 है, ठीक है। उसके बाद 0 है, काउंट फिर से 1 से 0 हो जाएगा नंबर ऑफ वंस का। नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वंस आगे रिसीवर देख रहा है। अब रिसीवर के साथ 5 नंबर ऑफ वंस आगे, मतलब रिसीवर समझ जाएगा कि इसके बाद जरूर ट्रांसमीटर ने एक एक्स्ट्रा 0 ऐड किया होगा, क्योंकि हम लोग बिट स्टफिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिट जो 0 है उसको इग्नोर कर देगा या डिस्कार्ड कर देगा, उसके बाद वाले जितने डेटा होंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही लास्ट में क्या होगा, वो रिसीवर देखेगा 0 के बाद 6 टाइम 1 0 आ रहा है, यानी फ्लैग आ गया। अब फ्लैग आ गया तो समझ जाए कि ये बिट फ्रेम क्या वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब एक जो मैंने रिसीवर प्रोटोकॉल लिखा है बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, लुकिंग फॉर अ स्टार्ट, तो वही स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम यानी फ्लैग को देखेगा, और जैसे ही फ्रेम की एंड हो जाएगी तो वो फिर से फ्लैग को देखेगा, एंड ऑफ फ्रेम। अब बीच में कहीं 0 बिट आ रही है आफ्टर एवरी 5 कॉन्जिक्यूटिव वन, ठीक है, यानी 5 कॉन्टिन्यूस वन के बाद जैसे 0 बिट आए तो 0 बिट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये 3 रूल्स हैं। अब एक केस और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ बना के रखा है, तो इस केस में क्या है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस फ्रेम है, फ्रेम के स्टार्टिंग में फ्लैग लगाएंगे, फ्रेम के एंडिंग फ्लैग, तो स्टार्टिंग फ्लैग लग गया और ये एंडिंग फ्लैग लग गया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ वो हम लोग क्या बीच में क्या होगा, फ्लैग को मतलब सॉरी फ्लैग बोला फ्रेम को सेंड कर रहा है, तो फ्रेम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 ऐसे लिख दिया। अब 5 टाइम 1 आया तो उसके बाद क्या एक 0 ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब ये 5 टाइम 1 हो गया, उसके बाद 0 बचा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 टाइम 1 है तो 4 टाइम 1 यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, एक 1 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में फ्लैग रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का मैसेज सेंडिंग का प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करते तो जो हम लोगों ने देखा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो देख लेते, इजी क्वेश्चन है। तो 6 कॉन्टिन्यूस वन कैन ओनली अप्लाई टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या हम लोग फ्लैग लगा रहे हैं, बीच में अगर इनका फ्लैग आता भी है तो हम लोग क्या करें, एक्स्ट्रा 0 ऐड करके उसके हटा दे रहे हैं, फ्लैग बनने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एडवांटेज क्या है, लास्ट वाले में जो डिसएडवांटेज था वही उसको यहाँ पे एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट वाले का डिसएडवांटेज क्या था, साइज का डिसएडवांटेज था, क्योंकि जब भी कोई क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर आ रहे थे, जैसे STX या ETX आ रहा था या एस्केप आ रहा था, तो हम लोग क्या पूरी पूरी एक बिट हम लोग को ऐड करनी पड़ी थी। बट यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस आने के बाद में सिर्फ एक बार हम लोग को एक्स्ट्रा 0 ऐड करना पड़ा, सिर्फ 1 बिट डेटा बढ़ रहा है। सो 1 बिट डेटा 1 बाइट डेटा में बहुत फर्क होता है, 8 टाइम्स वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है, बिट स्टफिंग बेस्ड ऑन अ फ्रेमिंग प्रोटोकॉल। सो देखो हम लोग बिट स्टफिंग दे दिया सीधा सीधा, ठीक है, यूज ऑन 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न, ये जो 8 बिट का पैटर्न है। अब ये कोई पैटर्न हम लोग को दे दिया, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 0, तो ये सेम फ्लैग है। इफ आउटपुट स्टफिंग आफ्टर द स्टफिंग, ये अच्छा ये देखो आफ्टर द स्टफिंग आउटपुट ये है, तो हम लोग इनपुट स्टफिंग बतानी, यानी ये रिसीवर को ये फ्रेम रिसीव किया है, तो इसका मतलब ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया होगा वो हम लोग दें, तो हम लोग एज अ रिसीवर क्या है काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, रिसीवर के साथ देखेंगे तो स्टार्टिंग में 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही बनाए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स यहाँ काउंट करेंगे, ठीक, 5 टाइम्स 1 आ गया। अब 5 टाइम्स 1 आ गया, इसका मतलब क्या, एज अ रिसीवर हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमीटर ने क्या किया होगा, जैसे ही 5 1 आए उसके बाद एक 0 ऐड कर दिया होगा, तो ये 0 क्या यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद जितना डेटा था उसको यहाँ से उठा के ऐसे कॉपी कर, अगर इसके बाद भी 5 टाइम्स 1 आता उसके बाद जो 0 होता उसको भी करते हैं, ऐसे करते चले जाते जब तक कि पूरी फ्रेम कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये क्या हम लोग का इनपुट डेटा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखो सेम चीज़ है, फ्लैग इस बार देखो दूसरा दे दिया है, फ्लैग में क्या है इस बार 3 0 और सॉरी 3 0 के बाद 3 1 फिर 0 है, तो अब 3 1 है, तो यानी कि जो ट्रांसमीटर है वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा इसमें, कि वो जैसी 2 बार 1 आएगा वैसे ही क्या होगा, जैसे 2 बार 1 आएगा वैसे 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, राइट। मतलब क्या है, एज अ रिसीवर ऐसा ट्रांसमीटर समझो, ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा कि 3 बार 1 बनने ही नहीं देगा, जब 3 बार 1 नहीं बनने देगा यानी 2 बार जैसे ही 1 आएगा उसके बाद 0 ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे स्पेशल केस है, ठीक है, स्टैंडर्ड केस में, स्टैंडर्ड में तो 6 बार 1 होता है और 5 बार 1 नहीं आने देता, तो अब स्पेशल केस है तो इसमें क्या है, हम लोग जो फ्लैग यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशल फ्लैग है, तो उसमें क्या है 0 के बाद 3 बार 1 है फिर उसके बाद 0 है,
राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे 6 1 है, तो 6 से हम लोग 5 बार 1 आने के बाद एक बार 0 ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या 3 1 है, तो 2 बार 1 आने के बाद एक बार 0 ऐड करेंगे। ठीक है, और हम लोग को इनपुट में ये स्ट्रिंग मिले तो हम लोग को आउटपुट बताना है, यानी इस बार हम लोग को एज ए ट्रांसमीटर बिहेव करना है। ठीक है, तो एक 0 है, एक 0 उतार दिया, फिर 1 बार 1 है, 2 बार 1 है, तो 2 1 लिख गया। अब 2 बार 1 आया तो उसके बाद एक 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर काउंटर फिर 0 से जाएगा, तो एक 0 ऐड किया, उसके बाद एक 1 आया, ठीक है, एक 1 लिख दिया, और उसके बाद 0 है, फिर काउंटर 0 से फिर 1 1 2 1 1 1 2 1, और 2 बार 1 आया तो फिर एक बार 0 हम लोग को ऐड करना ही करना है, फिर एक 0 हम लोग ऐड किया, फिर एक 0 और ऐड किया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करते एरर कंट्रोल को, तो फ्रेमिंग का इतना ही था, और हम लोग अब आते हैं अपने चैप्टर 2 एरर कंट्रोल में। ऑलराइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं एरर कंट्रोल को। तो एरर कंट्रोल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे जो रिसीवर है उसने जो डेटा रिसीव किया है, और जो ट्रांसमीटर उसने डेटा रिसीव जो सेंड किया है, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और मल्टीपल केसेस, मल्टीपल मेथड देखेंगे और मल्टीपल केसेस देखेंगे, और हम लोग कंपैरिजन करेंगे कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा बेकार है। सो एरर कंट्रोल में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले एरर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जो एरर कंट्रोल में डेटा लेंगे, जनरली क्या होगा उसमें, क्या होगा, रिसीवर ने जो डेटा रिसीव उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। एरर मतलब दोनों का डेटा मिसमैच हुआ, यानी रिसीवर ने जो सेंड किया और जो रिसीवर ने जो रिसीव किया और जो ट्रांसमीटर ने सेंड किया, दोनों का डेटा मिसमैच होगा। ठीक है, यानी एक बिट हो सकती है, मल्टीपल बिट हो सकती है, चेंज हो जाएगी। तो एरर एरर क्या होता है, कुछ नहीं होता, करप्टेड डेटा होते नहीं, कुछ डेटा बिट क्या होगा फ्लिप हो जाए, 0 से 1 1 से 0 से कोई भी बिट हो सकती है। और टाइप ऑफ एरर का सिंगल बिट एरर, बस्ट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या होता है, जब सिंगल बिट क्या होता है सिर्फ में एरर आते नहीं, सिंगल बिट फ्लिप हो जाती है, और बस्ट एरर का मल्टीपल बिट्स है वो फ्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो अब वही सिंगल बिट एरर में जैसे यहाँ पे 1 से 0 था, यहाँ 0 से यहाँ 1 हो गया, बाकी सब डेटा में और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या मोर देन 1, कोई भी, देखो यहाँ जैसे एग्जांपल लिया 3 बिट क्या फ्लिप हो चुकी है, राइट, तो कुछ भी एरर आ सकता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है बस्ट लेंथ। सो बस्ट लेंथ का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हम लोग बस्ट एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस्ट, यहाँ पे बस्ट, जैसे याद हो सकता है। तो बस्ट लेंथ क्या होती है, जो पहली बिट फ्लिप हुई है और जो लास्ट बिट फ्लिप हुई है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस है 1 2 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ बिट कितनी है वही की हम लोग काउंट करना है, तो 5 है, और इंक्लूड करके बताना है। ठीक है, बस यही है बस लेंथ, और कुछ है नहीं इसमें। और अब आते बस्ट लेंथ, तो जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बस्ट लेंथ 6 हो गया। अब बस्ट लेंथ जितना होगा, नंबर ऑफ करप्टेड बिट भी उससे मैक्सिमम उतनी हो सकती है, और उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, मैक्सिमम बस्ट लेंथ की इक्वल। अब ऐसा होता क्यों है, तो होता ये है, अगर बस लेंथ इतना ही है, यानी कि जो सबसे पहली बिट करप्ट हुई और सबसे लास्ट में जो बिट करप्ट हुई है, उन दोनों के बीच में तो करप्शन हो सकता है। ऐसा तो कि इन दोनों के बाहर की करप्शन हो रहा है, अगर बाहर हो रहा होता या तो स्टार्टिंग पॉइंट और इधर आ जाता, या तो एंडिंग पॉइंट और इधर चला जाता, दो में से कोई एक ही केस होता। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ करप्टेड बिट है वो लेस देन और इक्वल टू होती बस लेंथ की। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक कैरेक्टर ए है जो कि चेंज हो गया डी में, यानी 65 से लेकर 68 में चेंजेस हो गए। तो इसमें बताना है कि ये सिंगल बिट एरर थी, बस्ट एरर थी। अब बस्ट एरर थी तो बस्ट लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे जो 65 है मैंने उसका बाइनरी में लिख दिया है, और 68 है उसको भी बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, हाँ, अब 68 है 65 दोनों को बाइनरी में लिख दिया। अब बाइनरी में लिखते कैसे हैं, तो सिंपल सी बात है, 65 की बात करेंगे तो नियरेस्ट टू की पावर किसके मल्टीपल, तो वो है 60 क्या बोल सकते 64 के, राइट। तो 64 को वहाँ 1 कर देंगे, 64 में +1 करेंगे तो ये हो जाए, तो 1 वाली जगह भी 1 कर देंगे, राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो 65 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे से मैंने ड्रॉ तो किया हुआ है, ये देखो, तो यहाँ पे 64 है, 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, 2 की पावर 6 1, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले को 1 कर देंगे, और फिर 64 है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो यानी 64 और 1 वाला क्या होगा, सिर्फ 1 रहेंगे, बाकी सब 0, जैसे 68 है, तो 68 है उसमें क्या होगा, 64 में क्या ऐड कर दे 68 हो जाए, तो 64 में अगर हम लोग 4 ऐड कर दे तो 68 हो जाएगा, यानी कि 6 इंडेक्स वाला और 2 इंडेक्स वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 होंगे, या 6 इंडेक्स वाला और ये 2 इंडेक्स वाला 0 है, 1 है, बाकी सब 0 है। ठीक है, ये चीज़ है, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब
यहाँ पे देख ले तो कितना है बस लेंथ हम लोग पूछा है ना, तो यहाँ पे देखो 2 बिट फ्लिप हुई, एक यहाँ फ्लिप हुई, एक यहाँ, तो बस लेंथ की निकालेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ बस लेंथ कितनी 3 आ गई। राइट। अब एरर कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। तो एरर कंट्रोल में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है हाँ, अच्छा, जो हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं उसमें क्या रिडंडेंट बिट यानी पैरिटी और एक्स्ट्रा बिट वाले कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, एक्स्ट्रा बिट क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक की बात करते हैं। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक में सॉरी, हम लोग दो टेक्निक पढ़ने वाले, पहले एरर डिटेक्शन है, फिर डिटेक्शन के साथ करेक्शन है। हम लोग सिलेबस में सिर्फ डिटेक्शन दिया है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एरर जब हम लोग करेक्शन करते हैं उसमें भी डिटेक्शन आ जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन क्या पूछने के चांसेस होते हैं। राइट, तो हम लोग को दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में दो चीज़ें, एक सीआरसी होती है, एक चेकसम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीआरसी होता है। मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो इंपॉर्टेंट सीआरसी मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो सीआरसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, और चेकसम से भी कम आते हैं, और 2D पैरिटी, हैमिंग कोड, ये सबसे कम ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीआरसी का हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, उससे हम लोग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सीआरसी वही एल्गोरिथम है जिसमें क्या होता है, हम लोग डिवाइड वगैरह करते हैं। वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अच्छा, तो एरर डिटेक्शन में क्या होगा, हम लोग सिर्फ कैन ओनली डिटेक्ट ही, कभी करेक्ट नहीं हो सकते हैं। बस हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एरर है कि नहीं है। करेक्शन का कोई भी क्या बोल सकते हैं तरीका नहीं है। तो करेक्शन कोई तरीका नहीं है, तो एरर डिटेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग पता चल जाए एरर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को या फ्रेम को रीट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एरर डिटेक्शन में होता है कुछ टेक्निक होते हैं सब, देखो एरर डिटेक्शन में डिटेक्शन के करेक्शन भी करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1 या 2 बिट की एरर होती है तभी हम लोग डिटेक्ट कर पाते हो, करेक्ट कर पाते हो। बहुत ज़्यादा एरर होती है तो नहीं कर पाते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है इसकी भी। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सीआरसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सीआरसी पहले, हाँ, एक और अच्छा चीज़ है 1 बिट पैरिटी। ठीक है, तो 1 बिट पैरिटी क्या होता है, बेसिक होता है सीआरसी का। अगर 1 बिट पैरिटी हम लोगों ने सीख लिया तो सीआरसी पढ़ना ईजी हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले होता है दो तरह के, एक इवन बिट पैरिटी होती है और एक ऑड बिट पैरिटी होती है। अब इसमें इवन बिट क्या होता है, ऑड बिट क्या होता है, उसके पहले देखते हैं क्या है। जैसे हम लोग का फ्रेम होता है, ठीक है, एक फ्रेम है, उसके एंड में जो फुटर होता है, राइट, फुटर में क्या करते हैं हम लोग 1 बिट की पैरिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये केवल 1 बिट की होती है। ठीक है, पैरिटी 1 बिट, इसीलिए इसको 1 बिट पैरिटी बोलते हैं। तो जैसे क्या टोटल डेटा मान लेते हैं, टोटल अगर फ्रेम n साइज का है तो उसमें से n-1 बिट डेटा होगा जिसके अंदर हेडर वोडर सब कुछ है। ठीक है, और जो 1 बिट है वो पैरिटी के लिए है, जो एक्चुअल डेटा साइज होता है वो n-1 बिट का होता है। ठीक है, अगर हम लोग n बिट की पूरी फ्रेम मान रहे हैं। इफ अब देखो इवन पैरिटी मतलब क्या है, जो पूरा डेटा है इसको यानी पैरिटी को मिला के, ठीक है, ये पूरा जो हम फ्रेम भेज रहे हैं, फ्रेम में जो नंबर ऑफ वंस होंगे, फ्रेम में जो नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वंस इन द डेटा इज इवन। ठीक है, तो वही अगर इवन है तो हम लोग पैरिटी बिट को 0 सेट करते हैं। क्यों, अगर ऑड होता उसमें अगर 1 और ऐड कर दे तो इवन बन जाएगा। तो जब ऑलरेडी इवन है तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना, तो उसके 0 कर देंगे। नंबर ऑफ वंस को आगे इंक्रीज नहीं करना तो हम लोग 0 सेट कर देंगे। अगर नंबर ऑफ 1 को इंक्रीज करना होता है तो हम लोग 1 सेट करते हैं। ठीक है, ऑड बिट पैरिटी की बात करते हैं। ऑड बिट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो डेटा है वो ऑड, नंबर ऑफ वंस जो है इसमें ऑड रहे। यानी अगर ऑड डेटा होगा तो हम लोग 0 सेट करेंगे, और इवन डेटा होगा तो उसमें पैरिटी को 1 सेट करके पूरा ओवरऑल डेटा को ऑड बना देंगे। ठीक है, और ऑड बनाने का मतलब नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो ऑड हो गए। ठीक है, अब सपोज देखते हैं एक इवन पैरिटी है और इसका डेटा है 1 0 1 2 3 1, और मतलब 3 टाइम्स 1 है, फिर 0 फिर 1 है। ठीक, अब इसमें हम लोग को इवन बिट पैरिटी सेट करना है, तो यानी पैरिटी बिट बताना है। तो ये हम लोग n-1 साइज का डेटा है, और इसमें 1 बिट की पैरिटी हम लोग को ऐड करना है। 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अब ऐड करने के बाद हम लोग बताना है कि पैरिटी क्या हो गई। तो हम लोग यूज़ कर इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ऑलरेडी इवन है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि 5 है, 5 यानी ऑड है, तो यहाँ ऑड है, तो यानी नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है। तो ऑड में 5 में +1 कर देंगे, टोटल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ 1 6 हो जाएगा। तो पैरिटी बिट क्या हो, 1 हो जाएगी, इजी। और ठीक, अब इवन पैरिटी और पैरिटी में रिसीवर प्रोटोकॉल देख लेते हैं। तो अगर इवन पैरिटी यूज़ कर रहा है और ऑड पैरिटी यूज़ कर, दोनों काम सेम है, इवन क्या ऑड हो जाएगा, ऑड क्या इवन हो जाएगा। अब देखो इवन पैरिटी का अगर रिसीवर कहीं पता चल जाता है कि हम लोग जैसे इवन पैरिटी यूज़ कर और इवन पैरिटी फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, तो रिसीवर को भी पता है, ट्रांसमीटर को भी पता है कि दोनों लोग इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे जो ट्रांसमीटर है वो तो इवन पैरिटी सेट करके ही भेजेगा, यानी कि अगर 1 बिट में कहीं एरर आ जाता है बीच में,
तो आप क्या होगा, इवन से क्या होगा, नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे तो रिसीवर को पता चल जाए कि कहीं ना कहीं एरर है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा, इफ रिसीवर फाइंड आउट नंबर ऑफ वंस इन द नंबर ऑफ वंस इन द रिसीव्ड ब्लॉक, यानी रिसीव्ड ब्लॉक है, नंबर ऑफ इवन है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑड है तो एरर होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो कोई एरर नहीं है। एल्स यानी नंबर ऑफ वन से ऑड है तो एरर डिटेक्टेड होगा। सेम चीज ऑड पैटिक्स आता है, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो क्या होगा, कोई एरर नहीं है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो एरर है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिया, इवन पैरिटी में मल्टीपल केसेस देखे जबकि कोई एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखो, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 डेटा, यहाँ पे इसमें पैरिटी बिट 1 सेट की गई है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, पैरिटी बिट को लास्ट में 1 सेट करके रखा होगा। ठीक है, अब सेम डेटा रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर भी इसको चेक करे कि इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6, तो इवन इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 बिट के एरर आ गए, तो यहाँ 1 था, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब चेंज हो गया, तो ट्रांसमीटर ने सेम ही डेटा ट्रांसमिट किया। अब रिसीवर को देखते 1 2 3 4 5। अब रिसीवर ने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या ऑड है, ऑड है मतलब एरर, तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट होगा और रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हो गया तो कोई एरर नहीं डिटेक्ट हुआ था। ये केस 2 था। अब केस 3 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, 2 बिट की एरर होगी, तो यहाँ 2 बिट चेंज हो गई। अब नंबर ऑफ वंस क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है यानी कि इवन है। एक्चुअली क्या 2 बिट की एरर है, बट यहाँ पे इवन आ रहा है, हम लोग इवन पैटी का यूज़ करते हैं, यानी इवन पैटी का यूज़ कर इवन ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसीवर क्या करेगा, नो एरर नहीं आ रहा है, डेटा को एक्सेप्ट करें। बट एक्चुअली क्या हो रहा था, 2 बिट की एरर थी, ये केस फेल हो जाता है। और 3 बिट की एरर में देखेंगे, फिर से क्या होगा, 1 बिट और चेंज हो जाएगी इसमें, तो क्या होगा, फिर से ये इवन से ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एरर डिटेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि रिसीवर देखो ऑल सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। तो एरर 2 तरह के होते हैं, बस्ट एरर होते हैं और सॉरी सिंगल बिट एरर, बस्ट एरर होते हैं। तो सिंगल बिट एरर में सब कुछ डिटेक्ट कर, बस्ट एरर में क्या हो रहा है, जब भी क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑफ एरर आ रही है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही। जैसे 2 बिट के एरर तो ऑड नंबर ऑफ वन वाले को डिटेक्ट कर रहा है, रिसीवर एबल टू डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ एरर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसी को पैरिटी बोलते हैं। तो सेम चीज़ क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें क्या, टोटल अगर हम लोग इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं और रिसीवर फाइंड टोटल 2051 है, 2051 है, तो क्या कंक्लूड करेगा रिसीवर, राइट। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इवन पैरिटी यूज़ कर 205 एक और नंबर है, तो यहाँ पे एरर डिटेक्टेड होगा इजी। अब आगे आते हैं, तो यही सेम चीज़ मैंने किया लॉजिक गेट से बना के बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे लॉजिक गेट से बनाना, बट फिर भी यहाँ पे देखो एक्सॉर गेट है। तो एक्सॉर में क्या होता है, अभी देखो एक्सॉर क्यों करते हैं, एक्सॉर करते हैं सेम वाला 0 हो जाता है, राइट। सो ये देखो 1 2 कट गया, 1 1 कट गया, लास्ट में 1 बचा, यानी कि ये क्या ऑड है, तो यहाँ पैटी बिट को क्या इवन कर देंगे। ठीक है, ये तो यानी कि 0 और 1 के एक्सॉर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ नेक्स्ट बिट का एक्सॉर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट बिट का एक्सॉर करेंगे, जो रिजल्ट आया नेक्स्ट बिट का एक्सॉर किए, जो रिजल्ट आया उसका नेक्स्ट बिट का एक्सॉर किए, फिर जो रिजल्ट है उसमें नेक्स्ट बिट का एक्सॉर किए। लास्ट में क्या होता है, पैरिटी बिट को स्टार्टिंग में 0 फिल करते हैं, तो उसको भी एक्सॉर करेंगे, नहीं भी करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आता है तब भी यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, राइट। सेम चीज़ है, तो यहाँ पे देखो पैरिटी बिट 1 आ गई, तो वही चीज़ सेम चीज़ है, 7 एक्सॉर गेट का हम लोग यूज़ करेंगे 7 बिट डेटा के लिए। बट अब हम लोग इसका क्या होता है, रिड्यूस करेंगे 1 एक्सॉर गेट यूज़ करके, लूप के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंगल बिट पैरिटी को इंक्लूड करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा था उसको वापस से जा रहे हैं, उसको एग्जॉर्व कर रहे हैं, और न्यू क्या बोल सकते हैं, इनपुट को एग्जॉर्व कर रहे हैं। तो सेम चीज़ वही काम हो रहा है, बस ये क्या सेम चीज़ लूप में लग गया, तो हम लोग एक ही एग्जॉर गेट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग मल्टीपल एग्जॉर गेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पैरिटी बिट वही आएगी। तो देखो एक्सॉर गेट प्रॉपर्टी यही होती है, अगर 1 के साथ एक्सॉर करते तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 0 के साथ एक्सॉर करते तो वही होता है, ये एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो अब क्या है, एट रिसीवर एंड पे वही चीज़ मैंने बताया, रिसीवर नो एरर। ठीक है, ये सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं। ब्लॉक, हाँ ब्लॉक कोड, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ब्लॉक कोड है। अब इसको देखते हैं क्या है ये ब्लॉक कोड। क्या होता है, ब्लॉक कोड कलेक्शन ऑफ कोडवर्ड होता है। कोडवर्ड क्या होता है, अब जैसे क्या इनपुट की बात करें, कोडवर्ड का जो इनपुट डेटा होता है वो कलेक्शन ऑल द बिट होता है। जैसे यहाँ पे के बिट का डेटा है,
तो के बिट का डेटा मतलब इसमें क्या होगा, 2 की पावर के होगा डेटा हो गया। जैसे यहाँ 3 बिट का है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 बिट है, ठीक है, के की वैल्यू 3 है, तो 3 बिट का डेटा अगर हम ले रहे हैं, यानी 3 बिट के जितने भी कॉम्बिनेशन है सब होंगे, तो 3 बिट से 2 की पावर 3 बाइनरी डिजिट लिखा जा सकता है, यानी टोटल 8 डिजिट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सब जीरो होंगे, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी 0 से लेकर 7 तक इन टोटल 8 है डिजिट वो लिखा जा सकता है, राइट। तो डेटा हम लोग ने ऐसे बनाया है, ठीक है। ठीक है, अब जब n बिट का यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, अभी जो इनपुट है हर एक डेटा को क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एक पैरिटी बिट के थ्रू एक कोड वर्ड बनाएंगे, ठीक है। यानी अगर इसमें हम पैरिटी बिट ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं पैरिटी बिट 1 0 जो भी ऐड करना है ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये हम लोग कोड वर्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 0 है, इसमें अगर मैं 1 पैरिटी बिट यानी जीरो ही ऐड होगा, क्योंकि इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ लास्ट में 1 ऐड करना होगा इवन पैरिटी के लिए, तो यहाँ पे 1 है, कोड वर्ड हो जाएगा। तो ये सब क्या कोड वर्ड है। तो यहाँ पे अगर पहली चीज़ देखें, जो नंबर ऑफ इनपुट होता है वही नंबर ऑफ कोड वर्ड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 अगर इनपुट है, तो यहाँ पे 8 ही कोड वर्ड होंगे। उसी कोड वर्ड कलेक्शन होता है, उसी की चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोड, ब्लॉक कोड बोलते हैं। सो ब्लॉक कोड इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड। अब कोड वर्ड कैसे बनता है, अगर के बिट का हम लोग का डेटा है, सो के बिट से 2 की पावर के डिजिट जनरेट हो गए, तो 2 की पावर के डिजिट को हम लोग बोलते हैं इनपुट। सो इन्हीं इनपुट में अगर हम लोग पैरिटी बिट इंक्लूड कर देते हैं, तो हम लोग को एक के वो 2 की पावर के कोड वर्ड बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 की पावर के है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया। अब इसमें क्या लाइन कोड क्या होता है और साइकिल कोड क्या होता है, वो भी बता देता हूँ। और वैसे तो आगे लिखा, आगे ठीक है, देखते हैं, अभी इतना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कोड वर्ड क्या है, 2 की पावर के, और के की वैल्यू 3 है, तो 8 आ जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ कोड वर्ड और नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो के बिट का डेटा था, और यहाँ पे एन बिट का डेटा बन गया। तो नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या n-1 है, ठीक है। तो जरूरी नहीं 1 बिट की पैरिटी ऐड कर, और बिट की भी पैरिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरिटी n-की हो जाएगा। तो ये ब्लॉक कोड होता है, ये पूरे जो हम लोग का जो सीआरसी में, सॉरी सीआरसी पूरा 1 बिट पैरिटी की बात करें, तो 1 बिट पैरिटी में जो ब्लॉक कोड होता है वही हम लोग का लाइन कोड होता है, वही हम लोग साइक्लिक कोड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग का के बिट का डेटा था, एन बिट का इनपुट है। सो के बिट में हम लोग कुछ पैरिटी ऐड कर रहे हैं, तो एन बिट का आउटपुट बन रहा है, राइट। यानी जो के की वैल्यू होगी लेस देन एन होगी, कि इक्वल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग हमेशा पैरिटी ऐड करें, पैरिटी ऐड नहीं करें तो इनपुट ही रह जाएगा, ठीक है। और जैसे 2 की पावर के कोडवर्ड की लेंथ है, तो जो कोडवर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है, उसके अंदर पैरिटी ऐड कर देते, वही चीज़ है, ठीक है। और नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी होती है, n-k हो जाएगी। तो यहाँ स्मॉल एन है, कैपिटल एन लिखो, जो भी है, कोई भी कन्वर्जन कंजप्शन ले सकते हैं, कंजप्शन जो भी बोलते हैं, ठीक है। लाइन कोड की बात करते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। लाइन कोड देखते हैं, लाइन कोड क्या होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक कोड, ठीक है, हम लोग ब्लॉक कोड की बात कर रहे हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड होता है, जिसमें क्या होता है, सी आई और सी जे है, अगर दो कोड वर्ड है, उन दोनों के एक्सॉर करते हैं, जो एक्सॉर का रिजल्ट, सॉरी एक्सॉर नहीं करते हैं, मॉडलो टू अर्थमेटिक करते हैं। तो अब मॉडलो टू अर्थमेटिक एज अ बिहेव लाइव का एक्सॉर, ठीक है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, ओप्स, हाँ। तो मॉडलो टू अर्थमेटिक होता है, ठीक है। सो मॉडलो टू अर्थमेटिक का नहीं समझ आता, तो क्या एक्सॉर ही समझ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो होता है दोनों का सेम होता है। जैसे एक्सॉर करेंगे 0 0 के लिए, देखो 0 है तो जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा, 1 है तो यहाँ का जो इनपुट है वो फ्लिप हो जाएगा। तो एक्सॉर ही समझ सकते हैं। तो उनका जो एक्सॉर आता है वो क्या होता है, वो भी कोड वर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी दो डेटा लेंगे तो उन दोनों का एक्सॉर जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं एक्सॉर कर देता हूँ, तो क्या होगा, 1 1 से 0 हो जाएगा, ये 0 0 का 0 रहेगा, डबल 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या 1 और इधर 0 आ जाएगा। तो यानी कि कौन सा आ जाएगा, एक सेकंड, इसको यहाँ पे क्या, इन दोनों के एक्सॉर अगर मैं कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इधर देखते हैं, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के ये भी 1 है, डबल 1 इधर आएगा, और जो सेम होंगे तो 0 होता है, डिफरेंट होते 1 होते हैं, ये डबल 1 आ जाएगा, या डबल 0, तो डबल 0 डबल 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये एक्सॉर में। तो इन दोनों का अगर मैं एक्सॉर करता हूँ, रिजल्ट जो होता है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, लाइन कोड सारे कॉम्बिनेशन के लिए मिलेगा इसमें। और साइक्लिक कोड क्या होता है, जब हम लोग साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है।
अब साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, पूरे जो बिट हो गए लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। तो लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब क्या, इधर शिफ्ट हो गई है, ठीक है, इधर लेफ्ट होता है ना, तो इधर शिफ्ट हो गया। तो यानी C1 क्या बाहर चला जाएगा, C1 की जगह क्या C2 आ जाएगा, C3 की जगह सॉरी C2 की जगह C3 आएगा, और C3 की जगह C4 आ जाएगा। और जो C4 का ब्लैंक स्पेस होगा, जो C1 बाहर गया तो वो यहाँ से वापस घूम के आ जाएगा। यहाँ पे देखो C2 C3 C4 C1, तो पहले क्या था C1 C2 C3 फिर C4 था। अब C1 क्या लास्ट में आ गया, पहले C1 स्टार्टिंग में था, C1 घूम के लास्ट में आ गया, सबको धक्का दे के आगे बढ़ा दिया। सेम इसका अपोजिट होता है राइट शिफ्ट, साइक्लिक राइट शिफ्ट। साइक्लिक राइट शिफ्ट में क्या होता है, जब C4 बाहर जाएगा और पीछे से घूम के पीछे लाइन में लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो C4 यहाँ पे बाहर चला गया और लाइन लग गया, तो यहाँ पे C4 C1 C2 C3 बच गया, ठीक है। ये होता है साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो सेम चीज़ होता है, किसी भी दो कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों का ही क्या करेंगे, साइक्लिंग कोई भी एक लेंगे, सॉरी इसमें तो एक ही कॉम्बिनेशन लेंगे ना, कोई भी अगर ले लेंगे उसको साइक्लिंग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या साइक्लिंग राइट शिफ्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ब्लॉक कोड का ही पार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यानी कि अगर बात करें कोई कोड है, ब्लॉक सबसे पहले कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक कोड बोलते हैं। और ब्लॉक कोड ही लाइन कोड बनता है। अगर कोई चीज़ है लाइन कोड नहीं है तो साइक्लिक कोड भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर लाइन कोड नहीं है तो साइक्लिक कोड भी नहीं होगा, बट अगर साइक्लिक कोड नहीं है तो लाइन कोड हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड यानी ब्लॉक कोड होता है। ब्लॉक कोड के अगर है तो लाइन कोड बन सकता है, लाइन कोड है साइक्लिक कोड बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम वैलिड कोड वर्ड, इनवैलिड कोड वर्ड। सो इसमें क्या हम लोग कुछ स्टैंडर्ड कलेक्शन लेते हैं वैलिड कोड इनवैलिड कोड वर्ड, मतलब जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो के बिट 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, 8 बिट के सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे n बिट के n की वैल्यू क्या है 4 है, यानी 4 बिट के सारे कॉम्बिनेशन है, यानी 4 बिट कॉम्बिनेशन 16 होने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो 8 ही है। तो सारे कॉम्बिनेशन है जो कोड वर्ड में जितने भी कोड वर्ड में जितनी भी बिट होती है, जितना भी ब्लॉक कोड में जितने भी कोड वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं, वैलिड कोड वर्ड। इसके अलावा जो भी कोड वर्ड बचे हैं, यानी कि जैसे डबल 0001, इसमें देखो 0001 नहीं है ना, ठीक है, 0001 नहीं है, तो 0001 क्या इनवैलिड कोड वर्ड है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो कहेंगे वैलिड कोड व इनवैलिड कोड। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, और ये सब क्या वैलिड कोड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 1 क्या इवन है। अगर इनवैलिड कोड नंबर ऑफ 1 जैसे 0001 हो गया, बीच में यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 111 आ गया, सिंगल 1 आ गया, इधर 111 है, इधर सिंगल 1 है, इधर क्या 111 है, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे इनवैलिड कोड वर्ड होंगे, ठीक। और जो ट्रांसमीटर है वो जो सेंड करता है वो हमेशा वैलिड कोड वर्ड ही सेंड करता है, इनवैलिड कोड वर्ड कभी नहीं सेंड करता। अगर रिसीवर इनवैलिड कोड वर्ड रिसीव करता है तो वहाँ पे एरर होती है, अगर वैलिड कोड वर्ड रिसीव करता है तो वहाँ पे एरर नहीं होती, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इनवैलिड कोड वर्ड होता है तो एरर डिटेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो वैलिड कोड वर्ड होता है उसमें क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ क्या एरर, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है, वैलिड कोड वर्ड है, सिंगल बिट एरर होगा तो इनवैलिड कोड वर्ड। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है सिंगल बिट यानी सिंगल पैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल बिट पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है वैलिड कोड वर्ड है और उसमें क्या है सिंगल बिट एरर आती है। तो यानी क्या होगा, सिंगल बिट की एरर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो इवन था तो उसमें एक बिट की एरर आ गई तो ऑड बन गया, या तो ऑड नंबर ऑफ एरर आए तो क्या हो, एरर को डिटेक्ट करा जा सकता है। तो यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि इनवैलिड कोड बन चुका है। बट अगर कोई भी एरर नहीं आ रही है तो इवन नंबर ऑफ एरर आ रही है, तब क्या वो वैलिड कोड वर्ड एक वैलिड कोड वर्ड दूसरे वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो वैलिड से इनवैलिड देखो अगर एरर आ रही है तब क्या होगा, एक कोड यानी एक मैसेज है दूसरे, एक अच्छा मैसेज है वो दूसरे अच्छे मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर ऑड एरर या फिर मतलब सिंपल सी बात है ना, अगर ऑड नंबर ऑफ एरर आ रही है तो हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, तो हम लोग बता देंगे एरर है। अगर इवन नंबर ऑफ एरर आ रही है तो हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग हिसाब से क्या कोई एरर नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब आते एरर डिटेक्शन सीआरसी में, तो ये हो गया 1 बिट पैरिटी, जो कि हम लोग सिलेबस का पार्ट भी नहीं था, बट क्या है इनडायरेक्टली हमें पढ़ना पड़ा क्योंकि सीआरसी में, और सीआरसी में तो खैर उतना नहीं हेल्प करेगा, और उसके बाद जो हम लोग 2D पैरिटी वगैरह पढ़े हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं सीआरसी में। सीआरसी क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, ठीक है, FCS।
और ये हम लोग का फुटर का पार्ट होता है। यानी देखो हम लोग एरर कंट्रोल जो होता है फुटर का ही पार्ट होता है पूरा पूरा। तो सबसे पहले पॉलिनोम, अब सीआरसी भी डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हम लोग को बेस पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की पावर 5 होगा, जो कॉफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, वेयर कॉफिशिएंट क्या होता है, या तो 1 होगा या 0, यानी सिंपल सी बात है वो टर्म होगा या तो नहीं होगा तो उसकी पावर 1 होगी। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में दो तरीके ये होते हैं। पहला तो हम लोग बाइनरी में लिख लेते जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं। अब दूसरा होता है पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना। अब पॉलिनोमियल फॉर्म के लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को बड़ा सा नंबर नहीं लिखना पड़ता, शॉर्ट में हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिखना पड़ा, यहाँ पे 5 में ही काम हो गया। तो ठीक है, यानी कि देखो एक्स की पावर 5 यानी कि इंडेक्स 5 वाला टर्म है, इंडेक्स 2 वाला टर्म है, और ये 1 क्या है, एक्स की पावर 0 है, तो इंडेक्स 0 वाला टर्म है। यानी 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स 5 इंडेक्स में 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 5 सॉरी 0 2 5, ठीक है, 0 2 5 में 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो ये फंक्शन से हम लोग बिट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल होता है। जनरेटर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्या करते हैं, जीएक्स से डिनोट करते हैं। जीएक्स सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये होगा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सबसे पहले। और सिंपल से बात है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 0 में शायद दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन ये होती है कि जो पहला टर्म होना है, लास्ट वाला टर्म, यानी कि यह पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म ऑलवेज होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन है और ये 1 है, तो एक्स की पावर एन वाला टर्म होना चाहिए, 1 वाला टर्म होता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन शुड बी 1। तो दो कंडीशन है, एक्स की पावर 0 कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स की पावर 1 का कॉफिशिएंट भी 1 होना, एक्स की पावर एन का कॉफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो इसे जनरेटर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे लास्ट वाला टर्म भी 1 है और स्टार्टिंग वाला टर्म भी 1 है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग वाला टर्म 1 नहीं, एक्चुअली लास्ट वाला टर्म 1 है, और 1 नहीं मतलब कॉफिशिएंट 1, लास्ट वाले टर्म का कॉफिशिएंट 1 है और स्टार्टिंग वाले टर्म का कॉफिशिएंट 1 है। तो हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को बोलते हैं जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें। अब डिवाइज़र इसमें होता है, तो डिवाइज़र मतलब जी एक्स से हम लोग किसी को डिवाइड कर, जैसे एक्स पावर एन है, अगर इसको मैं बात करूँ क्या चीज़ मैं बोल रहा था, हाँ, तो इसमें क्या होगा अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो इसको, एक्स की पावर एन प्लस 1 का बाइनरी को, तो स्टार्टिंग में 1 आएगा और एंडिंग में 1 आएगा, बीच में कुछ भी हो सकता है। राइट, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ, तो टोटल n प्लस 1 बिट होती है, क्योंकि अगर एक्स की पावर n है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंडेक्स n है, इंडेक्स अगर n है मैक्सिमम, तो उसकी जो साइज होगी वो n प्लस 1 होगी। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो टोटल n प्लस 1 हो जाएगा। अब जी एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे पहला टर्म 1 होना चाहिए, 0 इंडेक्स का, और थर्ड इंडेक्स का टर्म 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। सो बीच में एक्स स्क्वायर भी है ना, तो सेकंड इंडेक्स का भी हुआ। इस सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और 0 इंडेक्स, यानी 1 इंडेक्स वाला 0 होगा, बाकी सब 1 हो गए, और टोटल की साइज कितनी होगा 3 है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 डिजिट का है। ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब मैसेज पॉलिनोमियल, जनरेटर पॉलिनोमियल मैसेज, तो मैसेज को क्या डिवाइड करते हैं जनरेटर पॉलिनोमियल से। तो मैसेज पॉलिनोमियल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 7 है, और यहाँ पे जो भी है इसको क्या मैं पॉलिनोमियल है, इसको क्या कन्वर्ट कर दिए, तो 7 4 3 और 0, इंडेक्स वाले में 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 0 वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, और साइज़ कितना हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा 7 है, 7 से 8 हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब हम लोग ऑफिशियली सीआरसी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देख लिया, अब डायरेक्टली सीआरसी को स्टार्ट करते हैं। सो सीआरसी में क्या होता है, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल होता है, एम ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर एन मॉड्यूलो 2 डिवाइजर जी ऑफ एक्स होता है। मतलब समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, मतलब मेरे को तो आ गया, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब फालतू चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग पर एक जी एक्स दे दिया, एम एक्स दे दिया है, और हम लोग को इसमें सी आर सी लगाना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या सी आर सी में, वो देख लो। सबसे पहले जी एक्स है, एम एक्स है, तो एम एक्स में क्या करेंगे, जी एक्स की जितनी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो एक्स की पावर एन है, एन क्या डिग्री ऑफ जी एक्स है, यानी कि जो जी एक्स का पहला टर्म होगा उसको उठाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सम में। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम एक्स में
एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये 7 है, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 ऐड होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका करेंगे मॉडुलो टू डिवीजन। अब मॉडुलो टू डिवीजन क्या, तो वो देखते हैं किससे करेंगे, जी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलो टू डिवीजन किया, ठीक है, वो भी किससे किया, जी से किया, ठीक है। अब मैं इसके कैसे करते हैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वैसे तो इजी होता है, जैसे एक में करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर, वैसे देखो हम लोग को जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बाइनरी में रहते हैं, ये पॉलिनोमियल में नहीं रहते, तो बाइनरी में करना थोड़ा इजी होता है, पॉलिनोमियल में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जैसे यहाँ पे एक्स की सबसे पावरफुल क्या है, 3 है, सबसे ज़्यादा पावर 3, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर 10 है। तो यहाँ पे 3 को 10 बनाने के लिए एक्स की पावर 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स पावर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, यहाँ पे एक्स पावर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 ही बन रहा है, ठीक है। तो बस अब इसको क्या एक्सॉर कर देंगे, अब एक्सॉर करेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 9 था 9 नहीं क्रॉस हो गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 से एक्सॉर हो जाएगा, ठीक कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे ये एक्स की पावर 4 बचेगा। सेम चीज़ दोबारा रिपीट करते 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 जब देखेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर है इसकी मैक्सिमम पावर से छोटा है, तब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो ये हम लोग का CRC आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे CRC कितना आया, x² + 1 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी में भी कर सकते हैं। तो अब बाइनरी में करने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे बाइनरी में, अच्छा अभी उसको छोड़ो, बाइनरी में छोड़ो, तो यहाँ से CRC आ गया, तो उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का CRC का हमने लिखा भी होगा, हाँ ये R(x) क्या है, ये रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इस चीज़ को फंक्शन में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग ने क्या किया था, पहले मैसेज में एक्स की पावर से मल्टीप्लाई किया था और उसको डिवाइड किया g(x) से। तो अब जो मैसेज है उसमें एक्स की पावर से जो मल्टीप्लाई किया उसमें क्या करेंगे, RX को ऐड कर देंगे। जब RX को ऐड कर देंगे तो जो हम लोग का मैसेज बनेगा वही हम लोग क्या मैसेज होगा जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा। अब इतना कर क्यों रहा है, इसका लॉजिक क्या, लॉजिक ये है तो MX में एक्स की पावर n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो सबकी डिजिट होती है तो मिनिमम डिजिट क्या हो गया, वो n से सबकी डिजिट n से आगे बढ़ जाती है, तो वहाँ पे n-1 स्पेस का खाली हो जाता है, राइट। तो जो स्पेस खाली हो जाता है जैसे डिजिट है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स की पावर 3 थी, राइट। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 था, तो यहाँ पे मिनिमम जो पावर थी 0, यहाँ पे MX में 1 था, तो सब क्या 3 डिजिट्स आगे बढ़ गए, तो स्टार्टिंग में 3 डिजिट का स्पेस खाली हो गया, राइट। तो 3 यानी कि एक्स की पावर 3 2 1 नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस कुछ खाली हो गया। अब इस स्पेस पे क्या होगा, हम CRC ऐड कर सकते हैं, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किया, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई इजी। अब इसको बाइनरी में करके देखें, बाइनरी बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो इस बार बाइनरी में हम लोग पॉलिनोमियल वाला नहीं देख रहे हैं, उससे बाइनरी में देखते हैं। डिवाइजर दे दिया, डेटा दे दिया, डिविडेंड दे दिया, अच्छा उसी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अब बाइनरी में सेम चीज़ काम करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइजर है यानी कि हम लोग का क्या GX दे दिया है, डेटा दे दिया है और डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड मतलब हम लोग कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देखते हैं कितना डेटा है, 1 2 3 4 डेटा, यानी एक्स की 4 डेटा है, तो 4 - 1 क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट वाले के इंडेक्स क्या होगा वो टोटल जो डिविजर के साइज उससे 1 हो, यानी 4 - 1 3 हुआ, यानी डेटा क्या आ गया, हम लोग क्या करेंगे 3 0 अगर लगा देंगे तो हम लोग का बन जाएगा ये डिविडेंड। अब डिविडेंड को वापस से डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पे डिवाइजर है, दोनों को डिवाइड कर देंगे और इजी वैसे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 डिजिट बचा हुआ है, राइट। सो जब छोटा डिजिट बचा हुआ है ये इक्वल छोटा ही है तो इक्वल में डिवाइड करेंगे, छोटा है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट का हम लोग CRC आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग 0 ऐड किया था इससे क्या गया CRC ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे मैसेज है तो यहाँ पे डेटा था उसके आगे जो 0 0 था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये 0 0 का CRC ऐड कर दिया, तो ये हम लोग का पूरा डेटा सेंड हो जाएगा। तो ये पूरा होल CRC का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह किए थे। अब जो फिर से भाई जो क्वेश्चन मैंने बोला, वाई वी ऐड रिमाइंडर 0,
व्हेन वी अप्लाई। तो वही आर एक्स हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर आर एक्स ऐड क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हम लोग का गोल क्या है, रिमाइंडर को जीरो बना। अगर रिमाइंडर जैसे अगर आर एक्स ऐड कर देते हैं उसके जैसे रिमाइंडर है, यानी कि ये पार्ट बच चुका है ऐड करने को, इसको हम लोग ये पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, एम एक्स में अगर ऐड कर देते हैं तो जो आप फिर से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अगर ये जो मैसेज हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, कहाँ गया ये, नहीं अच्छा वाला एग्जांपल देखता हूँ। हाँ ये वाला डे कहाँ गया यार, हाँ ये वाला जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। अब इस मैसेज को दोबारा, इस मैसेज को एज एम एक्स लेंगे, क्योंकि जी एक्स जो होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पास कॉमन रहता है। और वापस से उसको जी एक्स से डिवाइड करें, अब जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। सिंपल सी मैथ है ये। अब इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अगर जीरो आ रहा है रिमाइंडर, जो ट्रांसमीटर रिसीवर जब उसको डिवाइड कर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कोई एरर नहीं। अगर जीरो नहीं आ रहा तो यानी कहीं ना कहीं एरर थे, तो मैसेज को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा सीआरसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिसीवर प्रोटोकॉल सिंपल सी बात है ना, वही सेम आर एक्स लेंगे, रिमाइंडर जो डिवाइड करने के बाद आएगा एज अ रिसीवर एंड पे, जीरो नो एरर, जीरो नहीं है तो एरर है। इजी। तो और भी क्वेश्चंस वगैरह किया तो क्वेश्चन वगैरह स्किप करा, क्योंकि हम लोग सीधा हम लोग का मेन गोल क्या है, और पी वाई क्यू वगैरह करना। हाँ तो पूरा वर्किंग है, एक लास्ट बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसमीटर है और सेंडर है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ देखो डेटा था, एक सेकंड में क्या होगा। तो स्टार्टिंग का हमारे पास डेटा था, ठीक है। तो डेटा में क्या हुआ, हमने एन बिट को आगे बढ़ा दिया था, हमने एन एन जीरो लगा दिया था, क्योंकि डिवाइजर में एन एन प्लस वन बिट था। तो एन प्लस वन बिट पे था, तो ऐसे एन बिट का हमने जीरो स्टार्टिंग में लगा दिया। अब इसको डिवाइड किया, जिससे क्या हुआ, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, तो इससे सी आर सी आ गया। तो अब क्या हुआ, डेटा था, डेटा के आगे सी आर सी लगा दिया एन बिट की, और उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब फॉरवर्ड कर दिया तो रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के पास सेम डिवाइजर है, वो वापस इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। इस बार क्या होगा, एम एक्स वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर जीरो आता है, यार आर एक्स की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो वो क्या है, करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, नहीं आती तो एरर हो गए। सेम चीज़ यहाँ पे और भी क्वेश्चन वगैरह किए थे, क्वेश्चन वगैरह पी आई क्यू में देखने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी देखने वाले इसमें। और मल्टीपल केसेस थे, नो एरर केस में कोई भी एरर नहीं आएगी। इन केस एरर हो जाती है तो हाँ ठीक है। केस टू देखते हैं, इसमें इंक्लूडिंग एरर, तो यहाँ पे क्या एरर हो जा रही है, ठीक है। अब जो एरर हो जा रही है तो उसको देखते हैं इस केस में होता क्या है। ऑल राइट, तो अब आते हैं केस टू को, फिर से देख लेते हैं, मतलब फिर से मतलब देखने ये। तो केस टू में क्या हुआ, मतलब केस वन तो कोई एरर केस नहीं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड करेंगे जीरो ही आएगा। अब केस टू में क्या होता है, हम लोग में कुछ एरर आ गई, तो एरर आ गई, ई एक्स को ऐड कर दी। एक्स ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 10 10 10 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा कोई मैसेज था, उसमें ई एक्स आ गया। और जो ई एक्स होगा वो क्या होगा, इसकी डिग्री से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ई एक्स आया और उसका कुछ नंबर हो सकता है, और मान लेते हैं यहाँ पे आया सब 0 0 0, यानी कुछ भी नहीं था, और 1 0 1 था, ऐसा कुछ था। तो अब इसमें अगर हम लोग ऐड करें, ऐड करने का मतलब है एग्जॉर करना, तो यहाँ पे जीरो करेंगे, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मान लेते हैं 1 आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, एग्जॉर 1 1 क्या क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो होगा, 1 1 क्या जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो भी था सेम डेटा, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गई। तो यही ई एक्स ऐड करने का मतलब है, कुछ ना कुछ एरर आई है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, इसको भी हटा, हाँ। ई एक्स मतलब कुछ एरर आई, ठीक है, ये हो गया। ई एक्स मतलब एरर पॉलिनोमियल होता है, जिसका कोफिशिएंट 0 1 होकर पॉलिनोमियल है। अब देखो, अगर मान लेते हैं हम लोग का एम बिट का डेटा था और सी आर सी एन बिट की थी, तो जो पूरा कोडवर्ड होगा, यानी पूरा मैसेज का साइज होगा, वो क्या एन प्लस वन एम बिट का होगा। और जो ई की पावर एक्स होगा, उसकी डिग्री क्या होगा, लेस देन एम एम प्लस वन का। इक्वल भी नहीं हो सके, अगर एम प्लस वन के इक्वल हो गए डिग्री के, तो इसका मतलब क्या है, जो ई एक्स का साइज है वो एम प्लस वन से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए एम प्लस वन की कम होती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मतलब यही है कि कहीं भी कुछ भी एरर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एम क्यू अलग 11 बिट है, सी आर सी 3 बिट का है, तो एम प्लस वन के अंदर 14 बिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर आ है इसमें क्या, अच्छा 11 बिट का है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 बिट की हो जाएगी, इसकी इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक। और बिट क्या होता है 14 बिट का, तो और 14 बिट है, टोटल डिग्री क्या है 13 बिट की,
जो ई एक्स होगा उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 13 हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं हो सकती। 11 बिट का डेटा है, अगर 14 बिट डिग्री हो जाएगी तो यानी इसका ई एक्स का साइज कितना हो जाएगा, 15 बिट हो जाएगा। अगर ई एक्स की वैल्यू, अगर ई एक्स की डिग्री की वैल्यू 14 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, अगर ई एक्स की वैल्यू, अगर डिग्री की वैल्यू 14 हो जाएगी तो इसमें ई एक्स में जो वैल्यू है 15 होगा। तो हम लोग का टोटल डेटा ही 14 बिट का है, 14 बिट का है। तो जो एरर आ रही है 15 बिट में कैसे आ सकती है, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो ई एक्स की डिग्री होती है m+1 से छोटी होती है, ठीक है। अब इसमें ई एक्स में मान लेते हैं सिंगल बिट एरर आया, ठीक है। ये केस 2 का ही अभी केस 2 ही चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ है। तो केस 2 में सिंगल बिट एरर आ रहा है, जो कि एक्स की पावर आई एस इंडेक्स में आई की वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके m+n-1 होगी। m+1 की n के इक्वल नहीं हो, उससे एक छोटी हो सकती है, ठीक। और ये कभी निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकती डिग्री, ठीक है। ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, इंडेक्स कभी 0 नहीं हो सकता, 0 बोला, नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमीटर ने जो डेटा सेंड किया था और रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया था, यहाँ पे जैसे देखो ये 1 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स का डेटा का फ्लिप हो गया, यानी पहले था अब यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो x⁻³ था, अब यहाँ पे x⁻³ मिसिंग है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x⁻³ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था ये समझने के लिए एक्स कैसे है क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो वहाँ तो रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से 1 हो गया, तो यानी x⁻4 यहाँ नहीं था, x⁻4 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब एक से ज़्यादा बिट भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा बिट होगा तो यहाँ फ्लिप होगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे 0 से 1 होगा तो वहाँ ऐड हो जाएगा, जब 1 से 0 वहाँ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे x⁻9 है वो यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे x क्या रिमूव हो गया। बट एरर तो दोनों ही केस में ना, तो दोनों को ही लिखेंगे। जो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग का आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे x⁻10 से x⁻10 हटा जाएगा, 7 से 7 हो गया, 6 से 6 हो गया, 5 से 5 हो गया, 3 से 3 हो गया, 1 से 1 हो गया। तो यहाँ पे x बचे, यहाँ x⁻9 बचा, तो वही जो है हम लोग ई एक्स आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अगर इन दोनों को एक्सॉर करें जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर मतलब ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रिसीवर प्रोटोकॉल वगैरह देखे हैं, व्हेन दिस नॉन जीरो रिमाइंडर और ये वो ई एक्स अपॉन जी एक्स अगर हम निकालेंगे तो ई एक्स की वैल्यू ई एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या 1+1 है, ठीक है। इजी है, इसमें कुछ रिसीवर प्रोटोकॉल क्या है, बस ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, रिसीवर प्रोटोकॉल में देखेंगे तो अब क्या है, एरर बिट आ रही है, तो एरर बिट का भी क्या करें, मॉडुलो 2 डिवीजन करेंगे, सिंपल सी बात है। हम लोग जो डेटा रिसीव है उसी का, तो उसमें मॉडुलो 2 डिवीजन क्या बोले जी एक्स से करेंगे, ये रिसीवर एंड पे कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा, तो इसमें क्या दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो जीएस का पहले डिवीजन करेंगे जिसमें एरर पार्ट नहीं है, यानी ये वाला पार्ट जो हम लोग जेनुअनली करेक्ट है, और इसको अलग से डिवीजन करते हैं। तो ये वाला पार्ट का जो है, यानी हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक ये पार्ट हो गया और इसमें ई एक्स का मॉडुलो 2 डिवीजन कर रहे हैं जीएक्स के साथ। तो ये वाले पार्ट में कभी भी कोई एरर नहीं आएगी, ऑलवेज जीरो होगा, एरर आएगी इस पार्ट में, ठीक है। यानी कि अगर ई एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स कर रहे हैं तो ई एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू क्या x⁻n+1 तक है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे देखो सिंगल बिट एरर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है जी एक्स पर n+1 टर्म हो गया है, क्योंकि जी एक्स की डिग्री n होती है, एन जी एक्स की डिग्री n होती है, यहाँ पे टोटल n+1 टर्म है, ये भी क्लियर है। और जो ई एक्स होगा उसमें क्या होगा, वो एटलीस्ट n बिट, यानी कि n बिट की एरर कॉज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या, इफ ई एक्स कॉजेज एट मोस्ट n लेंथ बस्ट एरर देन अबव इक्वेशन ऑलवेज लीड टू नॉन जीरो रिमाइंडर। यानी कि अगर एटमोस्ट एन बस्ट लेंथ का है तो हम लोग का जो रिमाइंडर होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी कि हम लोग एन बिट तक की एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। बस्ट लेंथ केस में, और सिंगल बिट एरर केस में तो ऑलवेज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये होता क्या, इसके लिए मल्टीपल थे, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखते हैं x³ + 1 है जी एक्स की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू x⁻6+1 है। तो इन दोनों का डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x⁻3+3 है, इनसे डिवाइड करेंगे कभी भी जीरो नहीं है, इक्वल डिवीजन नहीं होता, रिमाइंडर ऑलवेज नॉन जीरो आ रहा है, राइट। ये केस है।
जी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 3 और ई एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 6, मैक्सिमम पावर की बात 6 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक्स की पावर ई एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की पावर 4 है और जी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 3 है। इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और जी एक्स से डिवाइड करेंगे यहाँ पे नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है, राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सी आर सी कैन डिटेक्ट एनी बस्ट एरर अप टू द डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल, यानी एन डिग्री तक का डिटेक्ट कर सकता है। और यहाँ मैंने अच्छा लिखा भी है, एन की वैल्यू अगर 3 है, डिग्री से एन की वैल्यू 3, जो बस्ट लेंथ होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 3 होनी चाहिए, तब रिमाइंडर ऑलवेज नॉन जीरो आएगा, ठीक है। और इन सभी केसों में देखें जो बस्ट लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे जो बस्ट लेंथ देखते हैं यहाँ पे 6 और 3 है, तो दोनों का डिफरेंस 6 और 3 यानी 3 4 5 6, यानी 6 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो बस्ट लेंथ कितनी है, एक सेकेंड में कुछ गड़बड़ काउंट कर रहा हूँ, वेट वेट, यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है नोट्स में ही, अभी मैंने ध्यान दिया। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स की पावर 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ बस लेंथ क्या 4 हो जाएगा, राइट। तो भाई मैं सोचा था मैंने कुछ गड़बड़ किया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 कर देते हैं, 5, ये भी 5 होगा और 5 हो जाएगा तब यहाँ पे 2 आएगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 3 आता तो क्रॉस हो जाता। अगर वही चीज़ है तो खैर मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ मैं क्या करने वाला था। तो यहाँ पे देखो अगर बस लेंथ क्या है 3, यानी अगर इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, यानी 3 लेंथ का अगर ई की पावर एक्स है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री वो 3 है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिग्री 3 ने बोला, बस लेंथ था वो 3 है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे डिवाइड कर नॉन जीरो आ रहा है। अब बस लेंथ क्या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, हम लोग डिवीजन क्या नॉन जीरो हमेशा नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इसका कहने का मतलब कंक्लूजन यही है कि हम लोग क्या बस्ट लेंथ है अप टू डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल तक डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्या हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, देन सी आर सी कैन डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ डिग्रीज। अब इसमें अगर एक्स प्लस वन का फैक्टर है जी एक्स का, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया होगा शायद नेक्स्ट पेज है, हाँ। तो सिंपल से अगर एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ जी एक्स, देन जी एक्स है इवन नंबर ऑफ टर्म। ये एक क्या बोल सकते हैं थ्योरम होता है मैथ में, ठीक है। कोई भी सिंपल जो मैंने लिखा है वही चीज़ थ्योरम होता है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन करके भी देखा है, तो सिंपल से एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रिविजन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं सब चीज़ें, खाली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्स प्लस वन टर्म है तो यानी कि जी एक्स में इवन नंबर ऑफ टर्म हो गया, सो इवन नंबर से किसी को ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या नॉन जीरो आएगा, तो वहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे देख लो ऑड नंबर है उसको ई की पावर में अगर ऑड नंबर है और जी एक्स वन एक्स प्लस वन का फैक्टर है, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, सॉरी, हाँ। तो यानी इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या बोल सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा नॉन डिविजिबल आएगा, यानी एरर डिटेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये दो होते हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इफ एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ जी एक्स, अगर एक्स प्लस वन जी एक्स फैक्टर नहीं है तो यानी क्या जी एक्स क्या ऑड है, तो ऑड है तो इवन नंबर ऑफ वन चेक होगा, जी एक्स अगर ऑड होगा तो इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे दो चीज़ें था। तो अगर बात करें जी ऑफ एक्स कंटेन मोर देन 2 टर्म्स, ये क्या जी एक्स कंटेन मोर देन 2 टर्म्स, एक से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ठीक से। जी एक्स क्या है, जनरल पॉलिनोमियल जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाट वुड बी कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई जी एक्स टू डिटेक्ट ऑल ऑड नंबर ऑफ बिट एरर। सो ऑड नंबर ऑफ बिट एरर क्या होता है, हाँ, उसके लिए क्या होगा जी एक्स जो होगा वो इवन होना चाहिए, इवन मतलब एक्स प्लस वन जो है तो फैक्टर होना चाहिए जी एक्स का, राइट। तो एक्स प्लस वन फैक्टर होगा जी एक्स का, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज़ है, बस हम लोग को ये याद रखना है अगर x प्लस वन फैक्टर है जी एक्स का तो इवन है, नहीं तो ऑड है। सिंपल सी बात है, जी एक्स की बात कर रहा हूँ। और फॉर टू बिट एरर, अच्छा टू बिट एरर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सिंपल सी एक्स प्लस आई है, एक्स आई और जे जो है दोनों ही क्या होना है जीरो से लेके एम प्लस एन माइनस वन तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और आई और जे इक्वल भी कभी नहीं हो सकता, तो एक बार होगा, तो मैंने आई को ग्रेटर एज्यूम कर लिया और जे को स्मॉलर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होगा अगर आई ग्रेटर है तो एक्स पावर जे कॉमन ले सकते, तो एक्स पावर जे मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हम लोग पर एक पावर एक्स इक्वेशन बन के आई है, ठीक है।
अब टू डिटेक्ट 2 बिट एरर एक्स, यार ये तो अलग ही घूमता रहता है। हाँ, जी एक्स डज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस के, एक्स की पावर के प्लस 1 है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तो अगर जी एक्स है, इस जी एक्स डज नॉट डिविजिबल, हाँ जी एक्स का फैक्टर एक्स प्लस 1 नहीं है, तो हम लोग 2 बिट के एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा शायद। नहीं, इस डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एक्स प्लस 1 है, उसकी पावर के है, राइट, उसकी पावर के है, आई माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं के एज्यूम कर लेता हूँ, तो आगे के प्लस 1 है, ठीक है। अगर ये यही तो एक्स की पावर के प्लस 1 है, तो एक्स पावर के प्लस 1 है। अगर जी एक्स क्या है, इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, डज नॉट डिवाइड, अगर तो हम लोग क्या डिटेक्ट कर लेंगे सिंपल से, अगर डिवाइड कर ले रहा है तो नहीं होगा, वही चीज़ की है। एक्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू तो 1 से लेके इसकी वैल्यू क्या है, की वैल्यू 1 से लेके क्या हो सकता है, एम प्लस एन माइनस 1, इसके इसके बीच में हो जाएगी, तो वही चीज़ बोला गया। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये नहीं है, बस ऐसे बहुत से प्रॉपर्टी है। तो 1 बिट सी आर सी इज सेम एज 1 बिट पैरिटी। हाँ, अगर 1 बिट सी आर सी बोलेंगे तो 1 बिट पैरिटी के सेम ही होगा, इवन पैरिटी के, हाँ इवन पैरिटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो वही चीज़ है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि एग्जाम्पल है वो डिवाइड का, जैसे यहाँ पे क्या डेटा दे दिया है और सीआरसी पूछा गया है, तो इसमें क्या 1 बिट सीआरसी यूज हुआ है, तो 1 बिट पैरिटी है, सेम एज है। और सीआरसी कैन भी ऑल भी जीरो, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे सीआरसी जीरो आया है। और सीआरसी कैन नॉट बी ऑल वन, सीआरसी कैन नॉट बी, सॉरी कैन बी ऑल वन, वही तो कंफ्यूज हो गया। सीआरसी ऑल जीरो भी, ऑल वन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ देखो, फुटर अब मैं बताया सीआरसी एफसीफीएस होता है, ठीक है। सीआरसी एफसीफीएस एक ही चीज है, तो उस 32 बिट का सीआरसी हम लोग यूज करते हैं, 4 बाइट का जो होता है, ठीक है। तो 4 बाइट यानी 32 बिट होता है, तो 32 बिट यानी 2 की पावर 32 से लेके प्लस 1, ठीक है, ये हम लोग का जीएक्स हो जाता है। ये चेंज होता रहता है, क्वेश्चन में कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया। तो सीआरसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि जो ब्लॉक कोड होता है साइक्लिक कोड होता है कि नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने किया ब्लॉक कोड जनरेट किया, ब्लॉक कोड क्या है चेक किया, तो लीनियर कोड है, साइक्लिक कोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लीनियर कोड साइक्लिक कोड भी होता है, इजी। बस ये प्रॉपर्टीज उनको थोड़ा माइंड रखने से होता, रटना कुछ भी नहीं है, बस इतने क्वेश्चन कर लेने ना, इतनी बार रिवीजन कर लेना कि दिमाग में खुद ही आ जाता है कि हाँ ये साइक्लिक कोड होता है, वो ब्लॉक कोड होता है, सीआरसी होता है, ठीक है। वैलिड कोड वर्ड और इनवैलिड कोड वर्ड की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर के बिट का इनपुट है, तो हम लोग का एन बिट का आउटपुट डेटा होगा, जैसे यहाँ पे था के बिट का इनपुट था, और यहाँ पे एन बिट का आउटपुट डेटा है, ठीक है। और नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या हो जाएगा, एन माइनस के करेंगे तो इतनी बिट की पैरिटी है, और नंबर ऑफ वैलिड बिट कितना होगा, जितने बिट का इनपुट डेटा होगा उतना ही वैलिड बिट आएंगे, तो 2 की पावर के आ जाएगा। और इनपुट वैलिड बिट का होगा, तो 2 की पावर एन क्या हो, टोटल बिट हो गया, यहाँ पे क्या हो 2 की पावर एन टोटल कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें से 2 की पावर के वैलिड है, बाकी सा इनवैलिड है, इजी। अब एरर डिटेक्शन और करेक्शन की दूसरी टेक्निक होती है 2D पैरिटी और हेमिंग कोड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बस अब इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू या फिर कुछ मेरे को मिलता है तो अभी वो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर आज के लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, अभी पूरा एरर कंट्रोल खत्म नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं क्वेश्चन तो मिल गए हैं काफ़ी सारे, बट एक बार एरर कंट्रोल पूरा खत्म हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद क्या अब क्या है, मतलब फिर उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, राइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।